हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के डीमन कैसल आर्क के ऊपर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स होंगे, तो आगे बढ़ने से पहले अपने एनिमे एक्सपीरियंस का ध्यान रखना। तो अब जब स्पॉइलर वार्निंग दे दी है तो हियर वी गो। लेकिन यहाँ मेरी लड़ाई उन 10,000 डीमन से नहीं बल्कि समय से है। और तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखता है कि जिनहू अपने फादर के पास यूजिन गिल्ड के मास्टर बनने की रिक्वेस्ट लेकर आया है, लेकिन उसके फादर इस मामले में उससे 2 कदम आगे थे और उन्होंने पहले ही पता लगा लिया था कि ये जो इतने सारे रेड्स जिन्हू ने कंप्लीट किए हैं ये उसने अपने बलबूते पे नहीं किए। और जिन्हू को प्रूफ कराने के लिए वो गो मिनह्यूंग को भी उसके सामने लेकर आते हैं, जो कि रेड गेट के इंसिडेंट में सरवाइव किया था। और उससे इन्होंने जानकारी निकलवाई कि इसके पीछे सांग जिन्हू नाम के बंदे का हाथ है जिसने ये सारी मेहनत करी, और उनका बेटा जिन्हू इन सभी चीजों का फायदा उठाकर उस पर फल खाना चाहता है। अब लेकिन इनके बीच काफी सारी बहस तो होती है, लेकिन उसका एंड में कंक्लूजन यही निकलता है कि जिन्हू के फादर यूजिन गिल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन्हू को देते हैं। अब इस चीज पर उनका सिंपल सा सोचना था कि किसी स्ट्रेंजर को गिल्ड का मास्टर बनाने से अच्छा वो खुद अपने बेटे को इसकी पावर्स दे दे। लेकिन इसके साथ में उनकी एक डील थी कि ऐसा तभी हो सकता है अगर जिन्हू किसी भी तरीके से सांग जिन्हू को अपनी गिल्ड में शामिल कर ले, वरना ये यूजिन गिल्ड की अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से चली जाएगी। अब हमें फिर से सीन चेंज होता हुआ दिखता है जहां जिन्हू कहता है कि अभी भी मुझे काफी लंबा सफर तय करना है। जहां उसने शुरू के स्टेजेस को तो काफी आसानी से क्लियर कर दिया, लेकिन जैसे जैसे वो स्टेजेस को क्लियर करता जा रहा है और उसका लेवल अप होता जा रहा है, उसे ये चीज पता चल रही है कि पॉइंट्स लेना धीरे धीरे मुश्किल हो रहा है, यानी कि आगे चलकर उसे लेवल अप करने में काफी डिफिकल्टीज आएंगी। जैसा कि हम किसी भी रैंडम आरपीजी गेम्स के अंदर देखते हैं, जहाँ जिन्हू कहता है कि जब वो बेक योनहू से मिला था तब उसका लेवल किसी भी एस रैंक के लेवल जितना था, जहां वो अपने शैडो सोल्जर्स की हेल्प लेता है स्टेज 2 को क्लियर करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन यूएसए में द फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स के बिल्डिंग के अंदर उस ह्यूमनॉइड एंटिटी के ऊपर इंटरोगेशन की जा रही थी, जहां वो बंदा अपने आप को साउथ कोरिया का हंटर बता रहा था। जहां पर ऑफिसर्स का ये कहना है कि एक कोरियन हंटर दुनिया के उस कोने से इस कोने तक कैसे पहुंचा, जहां ये ह्यूमनॉइड एंटिटी दावा करता है कि वो डंजन के अंदर 10 साल से फंसा हुआ था और अपने कॉन्शियसनेस की बदौलत किसी तरीके से वो जिंदा रहा, जिसे सुनने पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। और हमें इसके बारे में बस इतना ही पता है, लेकिन हमें और भी जानना है। जहां हमें ऐसा लगता है कि ये एक मैजिक बीस्ट है जो कि इंसान की खाल में छिपा हुआ है, जहां इसके साथ में इंटरोगेशन करने के लिए कम से कम एक एस रैंक हंटर की हमें जरूरत होगी, वरना ये पूरा वॉशिंगटन खतरे में आ जाएगा। और वैसे तो मैंने कांटेक्ट किया है एक स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर को, जो कि एक एस रैंक हंटर है, जो कि कोरिया से यहाँ आ रहा है, जो इससे कोरियन लैंग्वेज में बात कर सकता है। और तभी हमें दिखता है कि वो स्कैवेंजर एस रैंक हंटर और कोई नहीं बल्कि डोंगसू है, वही बंदा जो जिन्हू को मारने के लिए रेड गेट के बाहर खड़ा था काफी समय से। और एक तरफ ब्यूरो ऑफिसर्स पूछते हैं कि आखिर इस एंटिटी का नाम क्या है, जहां उसके साथ ही ऑफिसर्स बताते हैं कि उसका नाम सांगहिन वान है। और तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाई देता है कि जिन्हू उन सभी फ्लोर्स को एक एक करके क्लियर कर रहा है। जहां जिन्हू कहता है कि अगर इस फ्लोर में सच में 100 फ्लोर्स हैं, तो मुझे सबसे टॉप पर पहुंचने में कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। जहां जिन्हू 15 फ्लोर पे पहुंच चुका है, जहां फ्लोर 15 में उसका सामना होता है वोल्केन से, जो कि उस फ्लोर का बॉस है। जहां जिन्हू कहता है कि बड़ा सा मोटूमल देखने में काफी डेंजरस लग रहा है। जहां जिन्हू बाकियों से लड़ने के लिए अपने शैडो आर्मी को बाहर निकालता है और उनसे रास्ता क्लियर करने को कहता है। लेकिन जब उसके सोल्जर्स वल्केन के सोल्जर्स को मार रहे थे, तो वल्केन ये सब कुछ देखने के बाद भी जरा सा भी नहीं हिलता। और जिन्हू कहता है कि अब शायद मुझे इसे हराना पड़ेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला। और जिन्हू के ऐसा कहते ही वल्केन अपनी सुपर स्पीड का यूज करके उन सभी शैडोज को मार गिराता है एक ही स्लैश में, जिसे देखकर जिन्हू एकदम से एक्शन मोड में आता है और तुरंत जंप करता है और एक जोर का मुक्का वल्केन के मुंह पे जड़ता है। और उस पंच के इफेक्ट से वल्केन काफी दूर जाके गिरता है, जिससे जिन्हू सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो एक मुक्के में इतना दूर जाके उड़ा। यहाँ मैं सोचने जाऊँ तो शायद मैंने अपनी ताकत को कुछ ज्यादा ही बढ़ा लिया है। और तभी सामने से वल्केन वापस आता है और एक जोर से दहाड़ मारता है, जिससे वल्केन का स्टैट 50% इंक्रीज हो जाता है। और ऐसा करने से उसकी स्पीड दुगनी हो जाती है। और जिन्हू सोचता है कि वो इतनी स्पीड से मेरी तरफ आ रहा है कि अब मैं यहाँ से कहीं हट भी नहीं सकता। तो जिन्हू आयरन को आवाज लगाता है और आयरन अपनी पूरी शक्ति के साथ अपनी शील्ड को फेंकता है।
जिसे जिन्वू फुर्ती के साथ में पकड़कर अपना बचाव करता है। जहाँ जिन्वू सोचता है कि अगर मैंने डिफेंस नहीं किया होता तो मैं कब का मर चुका होता, लेकिन मुझे इस पर हमला करने के लिए सही मौके का इंतजार करना पड़ेगा और मैं इस पर तभी हमला कर सकता हूँ जब ये मुझ पर अटैक करे। और ये सोचकर एक बार फिर जिन्वू जोर से जंप करता है, लेकिन इस बार वल्केन जिन्वू के मूव को प्रेडिक्ट कर चुका था और वो एक स्लैम मारने की पूरी तैयारी में था। जहाँ जिन्वू सोचता है कि मैं हवा में इसके मूव को डॉज नहीं कर सकता और तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है बॉडी मूवमेंट का और वो अपनी कमांडर टच को एक्टिवेट करता है, जिससे न्यूट्रलाइज होने पर उसकी बॉडी अपने आप बैक फॉरवर्ड की तरफ मूव करती है और वो वल्केन के अटैक से बच जाता है। जहां वो कहता है कि इस वक्त जो मेरे हाथ में ब्लेड है उससे मैं बस उसके सर को ही डैमेज कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे अपने आप को काफी ज्यादा डेंजर में डालना होगा। जहां मैं उसके मूवमेंट को रीड करके उसके सर की तरफ निशाना लगा सकता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कि कैसे मैं इसकी स्पीड को धीमा करूँ। जहां मुझे ये पक्का करना पड़ेगा कि ये मेरे अटैक को अवॉइड ना कर पाए। और तभी जिन्वू को एक ओपनिंग मिलती है और जिन्वू की नजर सामने एक डैमेज बिल्डिंग पर जाती है जिसका टॉप का एरिया थोड़ा सा टिल्ट है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कभी भी गिर जाएगा। और जिन्वू उस बिल्डिंग को देखकर कहता है कि यही मेरा मौका है और वो अपनी स्पीड को एक्टिवेट करता है और पूरी रफ्तार के साथ उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है। तो अब क्योंकि वल्केन जिन्वू की तरफ पूरी रफ्तार से आ रहा था उसे कुचलने के लिए, लेकिन जैसे ही उसे भी सामने एक वो बिल्डिंग नजर आती है तब तक काफी देर हो चुकी थी और जिन्वू अपने फाइनल ब्लॉक के लिए एकदम रेडी था। जहां वो स्टिल्ट बिल्डिंग का सहारा लेकर अपनी पूरी ताकत से अपनी बॉडी को वल्केन की तरफ पुश करता है और अपने ब्लेड से उस पर जोरदार वार करता है, जिससे वल्केन को काफी डैमेज पहुंचा था। जहां जिन्वू वल्केन को हराने के बाद सारे रिवॉर्ड्स को इकट्ठा करना शुरू करता है, जहां उसे रिवॉर्ड में मिलते हैं डीमन मोनार्क्स की इयररिंग्स, ऑर्ब ऑफ वराइज और वल्केन का एक सींग, और रिवॉर्ड में काफी अनोखी चीज जिसका नाम था फ्रैगमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्री, जिसे देखकर जिन्वू कहता है कि ये लकड़ी काफी ज्यादा हाई क्वालिटी की लग रही है, शायद इससे मैं कोई मैजिक टूल बना पाऊं। जहां मुझे ये अभी तो नहीं चाहिए पर शायद ये मेरे बाद में काम आए। और जिन्वू को इन इयररिंग्स को पहनने के बाद पता चलता है कि उसे ऐसे 2-3 और आइटम्स को इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि वो एक किसी तरीके की न्यू एबिलिटी को अनलॉक कर सके। इसके बाद हमें दिखता है कि डोंगसू फेडरल ब्यूरो की बिल्डिंग के अंदर आ चुका है और वो उस ह्यूमनॉइड व्यक्ति को इंस्पेक्ट कर रहा है और डोंगसू उस बंदे से कहता है कि एक मैजिक बीस्ट जिसको इंसानी भाषा आती है कमाल है। जहाँ वो बंदा डोंगसू को कहता है कि देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं कोई बीस्ट नहीं हूँ और अगर तुम्हें मेरी आइडेंटिटी पे कोई शक है तो तुम एक डीएनए टेस्ट कर सकते हो। और तभी डोंगसू कहता है कि और जब गेट खुलेगा तब तुम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करोगे, है ना, क्योंकि तुम सारे बीस्ट हमेशा ऐसे ही होते हो, हमेशा इंसान बनने की कोशिश करते हो। जहाँ वो बंदा डोंगसू को लुक देता है और डोंगसू आगे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो और फिर मैं डिसाइड करूंगा कि तुम इंसान हो या फिर बीस्ट। जिस पर वो बंदा राजी होता है। डोंगसू अपने सवाल पूछना शुरू करता है, जैसे तुम डंजन में कब थे और कितने समय से थे। जहाँ डोंगसू पूछता है कि आखिर तुम 10 साल से डंजन के अंदर कैसे फंसे हुए थे और तुम आखिर मरे क्यों नहीं। और डोंगसू उस बंदे से पूछता है कि क्या आखिर ऐसा हो सकता है कि अगर कोई बंदा डंजन के अंदर मर जाए तो क्या वो बाद में वापस जिंदा होके आ सकता है। जिस पर वो बंदा कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो डंजन के अंदर मर गया वो वापस नहीं आ सकता। डोंगसू मन ही मन सोचता है कि शायद ऐसे मेरा भाई वापस नहीं आ सकता। और अब वो बंदा डोंगसू से कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन डोंगसू कहता है कि यहाँ सवाल मैं करता हूँ। और वो बंदा डोंगसू से पूछता है कि आखिर वो गेट्स और मैजिक के बारे में कितना जानता है, जिस पर डोंगसू थोड़ा सा सीरियस होता है। और डोंगसू उस बंदे से कहता है कि क्या तुम कुछ ऐसा जानते हो जो हम नहीं जानते। और वो बंदा कहता है कि डंजन, गेट्स और मैजिक्स ये सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो आने वाला है वो इन सबसे काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसे रोकने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। तो डोंगसू उससे कहता है कि क्या तुम इसलिए यहाँ पर आए हो। जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं ये सब कुछ रोकने आया हूँ। जिस पर डोंगसू कहता है कि आखिर तुम किस तबाही की बात कर रहे हो। इस पर वो बंदा कहता है कि इस बारे में मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और डोंगसू उस बंदे से कहता है कि तुम तबाही रोकने आए हो लेकिन तुम बता ही नहीं सकते। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हम लोग ताकत में काफ़ी ज़्यादा है। और वो बंदा कहता है कि जिस विनाशकारी खतरे की मैं बात कर रहा हूँ उसके आगे तुम्हारे ताकतवर वाले नंबर कुछ काम के नहीं रहेंगे। वैसे तुम थोड़े से ताकतवर लगते हो, लेकिन हमें तुम जैसे और भी चाहिए होंगे। जिसे सुनकर डोंगसू एकदम से भड़क जाता है कि थोड़ा ताकतवर, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से देखने की। और ये बंदा कह रहा है कि सिर्फ यही है जो डिस्ट्रक्शन को रोक सकता है। क्या पागलपन है, ये तो मेरा समय बर्बाद कर रहा है। और तब डोंगसू उस बंदे की रिपोर्ट उठाकर देखता है तो उसे दिखता है कि इस बंदे की शक्ल कुछ फेमिलियर सी लग रही है। जहां वो देखता है कि इस बंदे का नाम सांगहेन वान है, कोरिया से, जो किसी वजह से डंजन के अंदर फंस चुका था, लेकिन किसी तरीके से इसकी उम्र कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। जहां डोंगसू उस बंदे से कहते हैं कि तुम्हारा एक्सपीरियंस तो लाजवाब है और अगर हम आज के मुकाबले माने तो मैं एक एज ए हंटर के रूप में काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते थे।
और तब वो देखता है कि आखिर उसकी वाइफ का नाम है क्या, और तब हमें दिखता है कि उसकी वाइफ का नाम है पार्क क्यून ही और उसके 2 बच्चे हैं। और तब डोंगसू एकदम से शॉक हो जाता है और वो उस बंदे से पूछता है कि क्या तुम्हें अपनी बेटी का नाम पता है, और वो बंदा कहता है कि हाँ, उसका नाम है संग जीना। और तब डोंगसू पूछता है कि क्या तुम्हें अपने बेटे का नाम पता है, और तब वो कहता है सांग जिनवू। और हमें पता चलता है कि ये जो बंदा है सांग इन वान, जिससे इंटरोगेशन चल रही है डोंगसू की, वो जिनवू का फादर है। और अब इस बड़े से रिवील के बाद डोंगसू के फेशियल एक्सप्रेशन और उसका ऑरा कम्प्लीटली चेंज हो चुका था, जिसे देखकर जिनवू के डैड उससे पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, तुम्हारा ऑरा काफ़ी बदल चुका है। और डोंगसू कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, यहाँ सवाल मैं पूछता हूँ। और डोंगसू कहता है कि तुम्हें खतरा मोल लेना नहीं चाहिए। और तब डोंगसू जिनवू के डैड को बताता है कि मैं जस्ट अभी कोरिया से वापस आया हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बेटे के साथ आखिर क्या हुआ है। वो मर चुका है, तुम्हारा बेटा सांग जिनवू मर चुका है। जिसे सुनकर उसके डैड एकदम शॉक हो जाते हैं और डोंगसू उससे कहता है कि अगर तुम्हें उससे मिलना है तो मैं भी तुम्हें वहीं ऊपर भेज दूंगा। और तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखता है जिनवू आयरन और इग्रीस के साथ में अभी भी फ्लोर्स को क्लियर किया जा रहा है और वो एक के बाद एक हर लेवल के बॉस को डिफीट करके आगे बढ़ता जा रहा है। और जिनवू डेड आर्मी के बॉस मीटस को हराने के बाद वहाँ के रिवॉर्ड्स को भी कलेक्ट करना शुरू करता है, जहाँ जिनवू को रिवॉर्ड में मिलता है स्प्रिंग वाटर फ्रॉम फॉरेस्ट ऑफ केओस। जहाँ जिनवू कहता है कि हर बॉस के लेवल को ख़त्म करने के बाद मुझे वहाँ से एक रिवॉर्ड में एक बड़ी चीज़ मिलती है, जो कि किसी डीमन मोनार्क का नेकलेस या फिर इयररिंग्स होती है। और इन्हें देखकर ऐसा लगता है अगर मैं इन्हें कंप्लीट कर दूं तो मेरा कोई न्यू स्किल एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन इस चेन को कंप्लीट करने के लिए मुझे इसके 100 फ्लोर के बॉस को भी हराना पड़ेगा। लेकिन बात ऐसी है कि मेरा क्वेस्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है और मैंने 10,000 डीमन सोल्स को ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है और एक क्वेस्ट भी अब खत्म हो चुका है और वैसे भी अब मेरी लिमिट खत्म हो चुकी है और मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ और अब मुझ में और ज़्यादा ऊपर चढ़ने की हिम्मत नहीं है, तो शायद मुझे अपने रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करके यहाँ से चले जाना चाहिए। और तब जिनवू के सामने रिवॉर्ड सेक्शन ओपन हो जाता है, जहाँ जिनवू एक एक करके उन सभी रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करना शुरू करता है। जहाँ जिनवू का पहला रिवॉर्ड था बिलियन ऑफ गोल्ड्स के वर्थ में कोई भी एक वेपन को ऑब्टेन करना। जिनवू अपने सेकेंड रिवॉर्ड के तौर पर लेता है कर्स्ड रैंडम लूट बॉक्स को, जिसके खुलते ही उसे एक स्पेशल की मिलती है, जिसकी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी और टाइप अभी भी अननोन था उसके नाम के साथ। और जिनवू कहता है कि आज तक मैंने ऐसी कोई की नहीं देखी जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, और उसे लगता है कि शायद ये की बाद में काम आएगी, तो इसलिए वो उसे अपनी इन्वेंट्री में रख देता है। और उसके बाद जिनवू खोलता है अपना तीसरा रिवॉर्ड, जिसका टाइटल था अनडिस्क्लोज रिवॉर्ड, जिसके खुलते ही उसे रेसिपी मिलती है होली वाटर ऑफ लाइफ की। और यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि वही होली वाटर ऑफ लाइफ का फॉर्मूला है जिससे जिनवू आगे चल के अपनी मदर को हील करेगा। लेकिन अभी हम देखते हैं दूसरी तरफ एक बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा आग लग चुकी है और सब कुछ काफ़ी ज़्यादा तहस नहस हो चुका है, जहाँ पर फायर ब्रिगेडर्स आए हैं आग को बुझाने। और जब वो लोग वहाँ पर मलबा हटाकर देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें दिखता है डोंगसू, जो कि मलबे के नीचे दबा हुआ था, जो कि सांगिन वान जो जिनवू के फादर थे उनसे हार चुका था और वो डोंगसू को पीट के कहीं चले गए थे। जहाँ डोंगसू कहता है कि अगली बार अगर वो मिला तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और अगली बार कोई रीमैच की गुंजाइश नहीं होगी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखता है, जहाँ पर जिनवू अपनी मदर से मिलने आया होता है और वो धीरे से उनके पास आकर बैठता है और वो सोचता है कि ये जो होली वाटर ऑफ लाइफ का फॉर्मूला जो अब मेरे हाथ लगा है, अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स को अगर पा लूँ तो शायद इसके फॉर्मूले से मैं अपनी माँ की इलनेस को दूर कर सकूँ और इससे उन्हें एक नई जिंदगी मिल जाए। जहाँ जिनवू को इस होली वाटर ऑफ लाइफ के इंग्रेडिएंट को बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत थी। सबसे पहला फ्रैगमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ट्री, जो कि जिनवू को वल्केन को हराकर 50वें फ्लोर पर मिल चुका है। और उसके बाद सेकंड स्प्रिंग वाटर फ्रॉम फॉरेस्ट ऑफ केओस, जो कि जिनवू को 75वें मंजिल पर मेटस को हरा के मिल चुका है। और अब जिनवू को चाहिए प्योरीफाइड ब्लड ऑफ डीमन किंग, जो कि उसको 100वीं मंजिल पे मिलेगा, जिसके लिए उसे वापस से उसे डीमन कैसल में जाना पड़ेगा। जहाँ जिनवू सोचता है कि अगर मैं इन सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर लूँ तो फिर मैं होली वाटर ऑफ लाइफ के इंग्रेडिएंट को बनाने में सफल हो जाऊँगा। जहाँ जिनवू अपनी मॉम से कहता है कि मॉम बस थोड़ा सा समय और, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और यहीं पर सोलो लेवलिंग की डीमन कैसल आर्क की कहानी खत्म हो जाती है। जहाँ पर हाँ, मैं जानता हूँ कि इस बार हमें कोई बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन आप लोग मेरा यकीन करो कि इसके आगे के चैप्टर्स में एक्शन काफ़ी ज़्यादा भर भर के है। लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का पता चला है। इन्फॉर्मेशन जैसे जिनवू के डैड और उनकी हिस्ट्री के बारे में और उनका वो संदेश जो वो डोंगसू को बताना चाहता था कि आगे ऐसी कौन सी घटनाएं आने वाली है।
जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगी, जिसके लिए हम सबको रेडी रहना चाहिए। और हमें और भी ज़्यादा ताकतवर लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमें इसके सोलो लेवलिंग के आगे के चैप्टर्स में पता चलेगा। अब जब मैं रिकवर हो चुका हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को कंटेंट देता रहूँ। बस आप लोग मुझे इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहना। सो दिस इज साहिल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।